2024 लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी एकता की बागडोर कांग्रेस ने अपने हाथ में ले ली और तारीख और जगह भी तय हो गई। 17-18 जुलाई बैंगलोर। पटना की विपक्षी एकता की बैठक से बैंगलोर की बैठक में दो बदलाव देखने को मिलेंगे। एक तो इस कुनबे को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये कुनबा काम का बढ़ेगा या सिर्फ नाम का। दूसरा, इसके अगवा बनने के नीतीश कुमार और शरद पवार के सपने को भी जोर का झटका धीमे से लगा है। कैसे और किसने ये झटका दिया और क्या ये कुनबा काम का बढ़ रहा है या नाम का, ये सब आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आपसे गुजारिश है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आगे बढ़ाने में मदद कीजिए, बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता की कोशिश पटना में शुरू हुई और अब बैंगलोर तक पहुंच गई है। लेकिन पटना से बैंगलोर तक का सफर तय करने में कुछ बदलाव भी हुए, जो बड़े बदलाव हैं। सोनिया गांधी, जो अभी तक इस विपक्षी बैठक से दूर थी, राजनीतिक रूप से वो ज्यादा एक्टिव भी नहीं है, उन्हें आखिरकार आगे आना ही पड़ा। और इसकी वजह क्या? इसकी वजह है उनके सुपुत्र राहुल गांधी। सोनिया गांधी समझ गई कि अगर राहुल गांधी आगे रहे तो विपक्षी एकता कभी नहीं हो पाएगी। अधिकांश दलों के नेताओं को दरअसल राहुल गांधी पसंद नहीं है। राहुल गांधी को न विपक्ष के नेताओं से बात करने की समझ है और उनकी राजनीतिक समझ के बारे में तो कहना ही क्या। जबकि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो सिर्फ दिखावे के अध्यक्ष हैं, रबर स्टैंप अध्यक्ष हैं। इससे ज्यादा उनकी कोई उपयोगिता नहीं है, उनसे तो कुछ होने से रहा। इसीलिए सोनिया गांधी ने अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए, यानी अपने बेटे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, अब खुद इस विपक्षी एकता की बागडोर अपने हाथ में ले ली है। और सोनिया गांधी के ये बागडोर संभालने से सबसे बड़ा झटका नीतीश कुमार और शरद पवार को लगा, जो इस विपक्षी एकता के सबसे बड़े मैनेजर थे। नीतीश कुमार ने बिहार में 17 दलों की मीटिंग बुलाकर सोचा था इस विपक्षी एकता के कन्वीनर तो कम से कम वो बन ही जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ही सबसे पहले उनको हल्दी और चावल देकर कहा था कि आप जाइए, सबसे बात करिए, विपक्षी कुनबे को बनाइए, बढ़ाइए, हम आपको आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन उसके बाद कर्नाटक के चुनाव हो गए और पूरी बाजी पलट गई। कांग्रेस ने पूरी कमान अपने हाथ में ले ली। उधर शरद पवार भी इसी विपक्षी एकता की कमान अपने हाथ में लेने के लिए बेताब थे। उन्होंने तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने का भी ऑफर दे दिया था। लेकिन अब शरद पवार की स्थिति क्या कि उनकी तो पार्टी ही गायब हो गई। सोनिया गांधी के सामने आने के बाद इन दोनों का कोई चांस नहीं है। नीतीश कुमार, जो अपनी पार्टी की टूट के डर से घबराए हुए हैं, उन्हें थोड़ी उम्मीद इस विपक्षी एकता का कन्वीनर बनने से थी। और पवार की तो पावर ही भतीजे ने छीन ली। उसके बाद उम्मीद इसी विपक्ष से थी शरद पवार को कि शायद उनका कद कुछ बढ़ जाए, या हो सकता है कि उनकी पावर इस विपक्षी एकता में कम ना हो। लेकिन कांग्रेस ने जबरदस्त चाल चल दी। वैसे भी सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी, तो उनके होते विपक्ष के अगुवा बनने का मौका किसी को नहीं मिलने वाला, यानी न शरद पवार का नंबर आने वाला, न ही नीतीश कुमार का। सोनिया गांधी के कहने पर ही अरविंद केजरीवाल को निमंत्रण भेजा गया। आपको याद होगा, जब पटना में बैठक हुई थी, अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही चले आए थे। नाराज थे वो, और उसके बाद तमाम बयान आए कि जब तक कांग्रेस पार्टी अध्यादेश को लेकर अपना रुख साफ नहीं करती, हम किसी बैठक में शामिल नहीं होंगे। राहुल गांधी से उन्होंने तमाम विनती की, लेकिन राहुल गांधी ने दो टूक जवाब दे दिया था, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल बहुत ज्यादा नाराज थे। सोनिया गांधी नहीं चाहती कि कांग्रेस पर विपक्षी एकता को कमजोर करने का आरोप लगे। इसीलिए सोनिया गांधी ने कहा कि आप केजरीवाल को इनविटेशन दीजिए, वो आते हैं या नहीं आते हैं ये उनकी मर्जी। लेकिन जब केजरीवाल से पूछा गया इस बैठक में जाने के बारे में, तो उन्होंने कहा हम अध्यादेश पर कांग्रेस के रुख का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद ही फैसला लेंगे। सोनिया गांधी ने विपक्षी कुनबे को बड़ा करने के लिए इसमें 8 और दलों को शामिल होने का निमंत्रण दिया है। यानी बैंगलोर में
कुल 24 पार्टियों को निमंत्रण दिया गया है, जिसमें 8 वो पार्टियां होंगी जो पटना में बैठक में शामिल नहीं थी। इनके नाम सुन लीजिए, आपको अपने आप आगे की कहानी समझ में आ जाएगी, मुझे शायद बताने की जरूरत भी नहीं पड़े। मरु मलाचुरी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम MDMK, कोंगू देसा मक्कल काची KDMK, विदुथलाई चिरू थिगल काची VCK, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी RSP, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ये वही पार्टी है जिसे राहुल गांधी विदेश में जाकर सेक्युलर बताते हैं, जो भारत के विभाजन में शामिल थी, जो जिम्मेदार है उस पार्टी को राहुल गांधी सेक्युलर बताते हैं, उसको निमंत्रण भी दिया गया है। इन पार्टियों का जिक्र जरूर जान लीजिए आप। केरल कांग्रेस जोसेफ और केरल कांग्रेस मणि, इनमें से कई नाम ऐसे हैं जिनको आपने पहली बार सुना होगा। आप कह रहे होंगे ये कौन से नाम हैं? अब आप सोचिए, इन पार्टियों को साथ लाकर विपक्ष मोदी को हराने का ख्वाब देख रहा है। इनमें से ज्यादातर पार्टियों के एक भी सांसद नहीं है। कुल 8 पार्टियों को अगर मिला दें, जिन नई पार्टियों को निमंत्रण दिया गया है, जो पटना में शामिल नहीं थी बैठक में, तो इन 8 पार्टियों के कुल 6 सांसद हैं। अब ये विपक्ष की ताकत बढ़ाने की कोशिश है या सोनिया जी सिर्फ नंबर बढ़ाना चाहती हैं, ताकि ये दिखे कि 24 दल शामिल हुए हैं सोनिया गांधी की अगुवाई में जो बैठक हुई। तो इस दिखावे से कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोकतंत्र में तो नंबर गेम ही चलता है। जिसके पास नंबर है वही जीतता है, वही सरकार बनाता है। आपको याद होगा जो 7 दल पटना में शामिल हुए थे, 7 दल ऐसे थे जिनकी एक भी सीट नहीं थी लोकसभा की, 0 सीट थी। और विपक्ष के जो बड़े भाई अगुवा बनने की कोशिश आजकल कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव, जो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, जो पटना में विपक्षी एकता की बैठक में कुछ नतीजा तो नहीं निकला। नतीजा क्या निकलना था, एक स्टेप आगे भी नहीं चले, सिवाय इसके कि मिलके बैठे, लिट्टी चोखा खाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने घर चले गए। उसमें वो राहुल गांधी की शादी की बात जरूर कर रहे थे, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं हो पाया। उन लालू प्रसाद यादव की 0 सीट है, तो ऐसे तमाम लोग थे, यानी 6-7 दल ऐसे जिनकी 0 सीट, 8 दल में से ऐसे जिनकी 6 सीट। बताइए, इनके सहारे और दहाई में जिनकी सीटें हो वो शायद मुश्किल से 2 या 3 पार्टियां ही हैं। उसके बाद ख्वाब इतना कि नरेंद्र मोदी को हरा देंगे, 2024 में विपक्ष मोदी को धूल चटा देगा और विपक्ष की सरकार बनेगी, विपक्ष बहुमत लाने में कामयाब हो पाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलुरु में होने वाली बैठक के लिए सभी विपक्षी दलों के नेताओं को न्योता भेज दिया है। 17 जुलाई के लिए डिनर रखा गया है। 17 जुलाई को डिनर के बाद भी बैठक होगी और नेताओं से कहा गया इस पत्र में कि 17 जुलाई को डिनर के बाद होने वाली बैठक में आप सब जरूर शामिल हो। इसके बाद ये बैठक सुबह 11 बजे 18 जुलाई को फिर से शुरू होगी। दूसरे दौर की बैठक पटना में हुई बैठक के करीब 25 दिन बाद हो रही है, लेकिन इतने ही समय में बहुत सारे समीकरण बदल चुके हैं। बिहार में नीतीश कुमार को अपनी पार्टी टूटने का डर है, एनसीपी तो टूट ही चुकी है। उधर राहुल गांधी को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि अध्यादेश पर अगर रुख साफ नहीं किया तो हम आएंगे नहीं। ममता बनर्जी, जिन्होंने पंचायत चुनाव बहुत बड़े अंतर से जीता है, वो क्या रुख अपनाती हैं ये देखना होगा, क्योंकि वो लगातार इस बात से नाराज थी कि सीपीएम और कांग्रेस मिलकर क्यों चुनाव लड़ रहा है बंगाल में। और अब जब उनको भारी जीत मिली है पंचायत चुनाव में, उसके पीछे हिंसा हो, कोई भी वजह हो, तो उनकी दावेदारी ये साफ होगी, जो वो पहले ही कहते रही हैं कि मुझे बंगाल में अकेले लड़ने दीजिए, कांग्रेस बंगाल में चुनाव ना लड़े। तो इन सब बातों को लेकर किस तरह से एक मत बनाया जाएगा, किस तरह से सभी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर आएंगी, ये बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन ये बैठक होनी, उधर 18 तारीख को एनडीए की भी बैठक होनी है, जिसमें एनडीए का कुनबा तय मानिए, जो पुराना वाला एनडीए था उसके बहुत सारे लोग लौट कर आएंगे और जो तस्वीर उस दिन सामने आएगी वो तय करेगी कि वाकई कौन सा कुनबा मजबूत हुआ है, आंकड़ों में भी, सिर्फ पार्टियों की संख्या में नहीं। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।